गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं करण कौशिक आज आपके सामने हरियाणा की 4th क्लास लेकर आए हैं। हरियाणा की जीके की जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है उससे संबंधित आपकी नेक्स्ट क्लास है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में हमने पाषाण काल, हड़प्पा काल और हरियाणा में हमने आपका वैदिक काल, तीनों काल कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी ऑडियो क्वालिटी ठीक है या खराब है। अब बच्चों थोड़ी आज साउंड में प्रॉब्लम है, ठीक आ रही है आपको? आवाज चेक करके बताइए नील कुमार जी, आवाज क्लियर है? चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है रिगार्डिंग हिस्ट्री, अनडेसिफर्ड हिस्ट्री। अनडेसिफर्ड हिस्ट्री का मतलब है जिस हिस्ट्री के हमारे कंप्लीट साक्ष्य नहीं है। आज ये हिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्लासेस से हमारी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएंगी। डायनेस्टी, राजवंश, जैसे मौर्य, गुप्त। चलो ठीक है जी, राहुल सिग्रोवा जी, चलो स्टार्ट, ध्यान दीजिए लेक्चर पे। तो आज के बाद हमारी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएंगी। गुप्त काल, मौर्य काल, हर्षवर्धन काल, गुर्जर प्रतिहार काल, पाल वंश, पल्लव वंश, राजवंश, चोल पांड्य चेर वंश, उसके बाद मध्य काल। तो जब हमारी डायनेस्टी स्टार्ट होती है उसके बाद हिस्ट्री एकदम से चेंज हो जाती है। अब हम समझिए कि हम हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। जब मैंने आपको बताया कि हमारा वैदिक काल कंप्लीट हुआ, वैदिक काल में हमारे पास थे जन से थे कबीले। उन कबीलों से बड़ा एरिया इकट्ठा हुआ, जैसे एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट, तो क्या बना? जनपद। जनपद से और बहुजनपद, और काफी बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़ा इलाका मिलके बना महाजनपद। हमारे इतिहास में हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। पहली बात तो यही कि ये जो जनपद थे, जनपद से महाजनपद बने, हम कैसे कह सकते हैं कि 16 थे? क्योंकि हम केवल उन बातों को सत्य कह सकते हैं जो उस समय के सत्य के ग्रंथ थे। जैसे मैं बोलूं अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुतर निकाय। इस ग्रंथ से हमें पता लगता है कि महात्मा बुद्ध जी, सिद्धार्थ जी भी एक महाजनपद में पैदा हुए थे, और उस समय टोटल 16 महाजनपद थे। उन महाजनपदों में सबसे स्ट्रॉन्ग मगध जनपद था। ऐसे ही हमें जैन धर्म के ग्रंथ से, भगवती सूत्र से पता लगता है। जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन धर्म से भी पता लगता है कि उस समय कितने महाजनपद थे? 16। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे वैदिक काल का एंड हुआ उस समय बड़े बड़े राजवंश पैदा हुए। उन बड़े बड़े राजवंशों में 16 महाजनपद हुए, उनका जिनका वर्णन हमें बुद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुतर निकाय, जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र, इनसे पता लगता है कि टोटल 16 महाजनपद थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी पता लगता है कि टोटल महाजनपद कितने हुए? 16। क्लियर? अब हम बात करते हैं 16 महाजनपद। जिस समय बहुत सारे महाजनपद हुए, हरियाणा में कोई भी बड़ा महाजनपद नहीं हुआ। हरियाणा में महाजनपद काल के दौरान जिस समय बुद्ध और जैन धर्म पैदा हुए थे उस समय हरियाणा की क्या स्थिति थी, ध्यान से समझना। हरियाणा में कोई भी जनपद नहीं थे, हरियाणा में कबीले थे, कबीलों में व्यक्ति रहते थे।
ये व्यक्ति इनका अपने आप का गणतंत्र था। गणतंत्र, ध्यान देने वाली बात है, हरियाणा में कोई भी महाजनपद नहीं था। हरियाणा में क्या था? गणतंत्र। हरियाणा में क्या थे? कबीले। इन कबीलों के सरदार होते थे और ये सरदार, राजतंत्र व्यवस्था नहीं थी। इन सरदारों में गणतंत्र व्यवस्था थी। सरदारों में गुण के आधार पर चुनाव होता था और उसको कबीले का क्या बनाया जाता था? सरदार। तो महाजनपद जो पूरे भारत में थे, उन महाजनपदों में तो राजतंत्र था। राजा का पुत्र ही क्या होता था? राजा। परंतु हमारे यहां पर कोई भी महाजनपद नहीं था। हमारे यहां पर कैसा सिस्टम था? गणतंत्र। हमारे यहां पर होते थे कबीले। कबीलों में जिसमें गुण होता था, उसके चुनाव के आधार पर वो क्या बनता था? सरदार। ना हमारे यहां पर मगध जनपद था, ना हमारे यहां पर कोई जनपद था, ना वैशाली था, ना श्रावती था, ना मत्स्य था, कोई भी महाजनपद नहीं था। हमारे यहां पर केवल क्या थे? कबीले। अब उन कबीलों को पढ़ेंगे, उन कबीलों को जो गणतंत्र, जो चुनाव के आधार पर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, गणतंत्र उसे बोलते हैं जिसका चुनाव हो। ध्यान से समझ लीजिए, जैसे भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि जो भारत का मुखिया है, राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है। तो भारत का जो मुखिया है, राष्ट्रपति, वो चुना हुआ है। तो भारत कैसा देश है? गणतंत्र। तो अगर पेपर में आ जाए कभी, बहुत अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि गणतंत्र प्रणाली भारत में कब से है? भारत में गणतंत्र प्रणाली वैदिक काल के बाद आई है। वैदिक काल के बाद भारत में कौन सी प्रणाली आई है? गणतंत्र। क्योंकि हमारे जो वैदिक काल के बाद हमारे यहां पर गणतंत्र प्रणाली आई है, जो आज तक क्या है? आज तक हमारे यहां पर विद्यमान है। दूसरी मैं बात करूं, जैसे इंग्लैंड का जो मुखिया है वो राजा और रानी है। तो इंग्लैंड का मुखिया चुना हुआ नहीं है। इंग्लैंड में क्या है? राजतंत्र। तो बच्चों, आपके बोलने से पहले ही मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया, गणतंत्र और राजतंत्र। तो बताओ, हमारे यहां पर गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ऐसे ही अमेरिका में, अमेरिका का जो हेड है, राष्ट्रपति, वहां पर भी क्या है? गणतंत्र। तो भारत और अमेरिका में तो गणतंत्र है, इंग्लैंड में क्या है? राजतंत्र। इसीलिए भारत और अमेरिका रिपब्लिक डे मनाते हैं और इंग्लैंड रिपब्लिक डे नहीं मनाता है, क्योंकि उनके वहां पर राजा और रानी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एसआई लेवल पे या किसी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम पर कि गणतंत्र सिस्टम भारत में किस समय है? तो महाजनपद काल के दौरान। कौन से काल के दौरान? महाजनपद काल के दौरान हरियाणा में, उत्तरी भारत में कौन सा सिस्टम था? गणतंत्र। क्लियर? अच्छा बच्चों, जैसे कि मैं साथ के साथ आपको कोई भी टॉपिक कराता हूं हरियाणा का, उसके साथ साथ नेशनल जीके पॉइंट बताता हूं। अगर आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो। फिर बोलता हूं, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक किया करो। ठीक है बच्चों? तो तब तक हमने आज आपको बताया राजतंत्र और गणतंत्र। पढ़ाई कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूं इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या कोई भी जीएस का टॉपिक, वो अपने आप समझ में आ जाएगा अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग पता हो। आपको पता हो गणतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र है लोगों के द्वारा। तो जनरली गणतंत्र सिस्टम में ही लोकतंत्र होता है। राजतंत्र में भी लोकतंत्र हो सकता है। राजतंत्र में प्रधानमंत्री हो, विदेश का मुखिया राजा रानी हो, जैसे इंग्लैंड। ध्यान से समझिए, ये पॉइंट भी अभी क्लियर कर देता हूं आपको, क्योंकि आगे हिस्ट्री में आएगा लोकतंत्र। इंग्लैंड में राजा रानी है, परंतु इंग्लैंड में शासन को कौन चलाता है? पीएम। पीएम किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों के द्वारा। तो इंग्लैंड में भी क्या है? लोकतंत्र। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री भी किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों के द्वारा। अमेरिका में भी किसके द्वारा चुनाव होता है? लोगों के द्वारा। तो अमेरिका, भारत में, सब में क्या है? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र जनरली समस्त देशों में मिलता है, परंतु राजतंत्र वहां होता है जहां राजा रानी, जैसे जापान, ब्रिटेन, इनमें क्या है? राजतंत्र। भारत,
अमेरिका, फ्रांस, इनमें क्या है? गणतंत्र। क्लियर टू यू? चलो भाई, समझ में आ गया आपको? अब हम बात करते हैं तो महाजनपद काल के दौरान हमारे यहां पर कितने गणतंत्र थे, कितने गणराज्य थे? गणतंत्र से चलने वाले राज्य को बोलेंगे गणराज्य। ध्यान से समझना, हमारे पास टोटल 4 गणराज्य थे। योद्धे, कुणिद, अगर, अर्जुनायन। पेपर में आ जाए महाजनपद काल के दौरान हरियाणा में कितने गणराज्य थे? तो आंसर आपका क्या आएगा? 4 गणराज्य थे। योद्धे, कुणिद, अगर और अर्जुनायन। एक बच्चे ने पूछा है, AK कुमार ने, डिफरेंस बिटवीन लोकतंत्र एंड गणतंत्र। लोकतंत्र है लोगों द्वारा चुना गया, जो हमारी सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी जाए, सरकार जो कार्य कर रही है उसको बोलते हैं लोकतंत्र। गणतंत्र का मतलब है देश के मुखिया। जैसे इंग्लैंड में भी सारी की सारी सरकार चलाते जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद हैं, परंतु देश का मुखिया वहां पर राजा रानी होता है, तो वो तो क्या हो गया? गणतंत्र। भारत में भी सरकार जो चलाई जाती है वो लोगों के चुनाव द्वारा होती है, परंतु भारत का जो मुखिया है, राष्ट्रपति, उसका भी क्या होता है? चुनाव। तो भारत में भी लोकतंत्र, इंग्लैंड में भी लोकतंत्र, परंतु भारत का मुखिया चुनाव होने की वजह से भारत में लोकतंत्र के साथ गणतंत्र, और इंग्लैंड में मुखिया राजा रानी होने की वजह से लोकतंत्र तो है परंतु साथ में क्या है? राजतंत्र। क्लियर भाई? जैसे सऊदी अरबिया पूछा आशीष शर्मा जी ने, सऊदी अरबिया में प्रिंस है भाई, प्रिंस, राजतंत्र है। ठीक है भाई? और किसी का कोई डाउट इनसे रिगार्डिंग? 3-4 दिन हुए भाई, अभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई, तो हम आगे करें भाई। तो हमने बताया महाजनपद काल के दौरान हमारे यहां पर 4 गणतंत्र थे, योद्धे, कुणिद, अगर, अर्जुनायन। अब भी इनसे संबंधित प्रश्न देखो। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, उसको समझना ध्यान से देखना। यहां पर साइड में लिख रहा हूं, मैं कभी भी ये नहीं बताऊंगा कि इस गणतंत्र का कौन राजा था, किसने क्या किया, क्योंकि उन चीजों के लिखित में साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य हमें क्या मिलेंगे? हम पूरी हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? अभिलेख, मोहरे, शिलालेख, मंदिर, वास्तुकला, धर्म, समाज। क्यों पढ़ेंगे ये? क्योंकि इन चीजों के लिखित में साक्ष्य मिलते हैं। उस समय के अभिलेख आज भी मिलते हैं। उस समय के धर्म का परिचय अभिलेखों में मिलता है, उस समय के समाज का परिचय अभिलेखों में मिलता है, उस समय की मोहरे आज भी पाई जाती है, उस समय के शिलालेख आज भी विद्यमान है, उस समय के मंदिर आज भी पाए जाते हैं, उस समय की वास्तुकला आज भी विद्यमान है। शिलालेख और अभिलेख में डिफरेंस क्या है? शिलालेख पत्थर पे होते हैं, अभिलेख किसी भी चीज पर हो सकते हैं, पत्थर पर भी, कपड़े पर भी, किसी भी चीज पर भी लिखे हुए साक्ष्य अभिलेख और शिलालेख। हाँ, नायब तहसीलदार के एग्जाम से पायल डडवाल जी बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि मैं इसमें हरियाणा जीके और नेशनल जीके साथ में पढ़ा रहा हूं। इसमें आपका कोई भी एग्जाम, हरियाणा से संबंधित कोई भी एग्जाम होगा, उसके आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं, तो हमने बताया ये चीजें पढ़ेंगे हम, तो हमें ये नहीं पढ़ना कौन से राजा रानी का कौन सा पुत्र हुआ, किसने क्या किया, क्योंकि पढ़ा वो जाएगा जिसके साक्ष्य हैं। ये साक्ष्य मिले तो ये सत्य है। जैसे पढ़ाया जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया, ये सत्य ही नहीं है, 99 भाई थे ही नहीं उसके। ये क्या था? जब तक हमारी कलण की राजतरंगिणी पुस्तक आई थी 11वीं शताब्दी में, उस समय से पहले जो भी हमारा इतिहास लिखा गया है वो बड़ा चढ़ा के लिखा गया है, वो सत्य नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी में उन बातों का जिक्र नहीं मिलता है और उनसे संबंधित प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में कभी भी आप उठा के देखो 6 to 12, उसमें राजा की लड़ाई ज्यादा नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा ज्यादा? मंदिर कौन से हैं,
अभिलेख कौन से हैं, शिलालेख कौन से हैं, क्योंकि ये बातें झूठी नहीं है, ये हमें पाई है, मिली है। अशोक के साक्ष्य मिले हैं, हमें विगुप्तों के साक्ष्य मिले हैं, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ती लेख मिला है, अशोक का टोपरा भी लेख मिला है। तो ये अभिलेख और शिलालेख और मोहरे पढ़ेंगे या मंदिर पढ़ेंगे जो हमारे साक्ष्य मिले। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं महाजनपद के अपने चारों के चारों गणराज्य। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से। सबसे पहले अगर गणराज्य, इसका अगर गणराज्य का संस्थापक किसको माना गया है? युधिष्ठिर के पुत्र योद्धे को। युधिष्ठिर के पुत्र योद्धे को इसका क्या माना गया? संस्थापक। अगला पॉइंट, अगर गणराज्य किस क्षेत्र में था? अगर गणराज्य जो आपका था वो था रोहतक, भिवानी, हिसार, जींद। मैं बोल सकता हूं वर्तमान में हरियाणा की जो जाटलैंड है, उस समय वहां पर कौन सा गणराज्य था? योद्धे गणराज्य। ये योद्धे गणराज्य युद्ध प्रेमी थे, ये युद्ध को पसंद करते थे। ये हमेशा जो भी कबीले होते थे, जो अपने पास जो लुटेरे आते थे उनके साथ लड़ाई करते थे। और इनका पूरा सिस्टम जो था युद्ध प्रेमी के नाम से जाना जाता है। और इनकी राजधानी, प्रश्न पूछता है इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी थी प्रकतनाक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, योद्धे की राजधानी क्या थी? प्रकतनाक। ये प्रकतनाक आज कहां पर है? आज इसका नाम है नौरंगाबाद, भिवानी। तो योद्धे गणराज्य जो पुराना युद्ध प्रेमी था, जिनमें सरदार होते थे, उनकी राजधानी क्या है? प्रकतनाक, नौरंगाबाद। क्लियर टू यू बच्चों? अभी आप जैसे इस पे लग रहे हो कि भी कितने पुलिस स्टेशन है, ये हैं, ये आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। जिस टाइम लेक्चर चल रहा हो उस टाइम लेक्चर की बातें करो। जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाएगा उसमें सारे पुलिस स्टेशन सब कुछ क्लियर बताया जाएगा। ठीक है? अभी हम कुछ राणा जी इस पे फोकस करो लेक्चर पे। ठीक है? तो योद्धे गणराज्य की राजधानी क्या थी? प्रकतनाक, नौरंगाबाद। अगला जो प्रश्न आता है, तो योद्धे की मोहरे, योद्धे गणराज्य की मोहरे कहां पर मिली? प्रकतनाक, नौरंगाबाद। परंतु योद्धे गणराज्य की मोहरे बनाने का साचा, साचा कहां पर मिला? जहां पर मोहरे बनाई जाती थी वो मिली खोखराकोट, रोहतक। खोखराकोट, रोहतक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गलत मत करना। जब मोहरों की साचे पूछे, साचे जहां पर मोहरे डाले जाते हैं, सिक्के डाले जाते हैं, सिक्के डाले जाते हैं, मोहरों की साचे पूछे तो आंसर क्या आएगा? खोखराकोट, रोहतक। परंतु जब कभी राजधानी पूछेगा तो आएगा प्रकतनाक, नौरंगाबाद, भिवानी। ये बहुत ही दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साचे पूछे तो खोखराकोट और मोहरे पूछे तो प्रकतनाक, नौरंगाबाद, भिवानी। अगला पॉइंट देखिए, इनके मोहरों पर क्या अंकित था? पेपर में आता है मोहरों पर क्या अंकित था। अभी तक नहीं आया पर आने के पूरे पूरे चांस से क्या अंकित था? योद्धे गणराज्य की मोहरों पर अंकित था योद्धंगणा बहुधान्यक। पेपर में पूछे योद्धे गणराज्य की मोहरों के ऊपर क्या अंकित था तो क्या आएगा? योद्धंगणा बहुधान्यक। क्लियर? योद्धंगणा बहुधान्यक। अगला प्रश्न आपसे पूछे कोई, योद्धे गणराज्य किसने खत्म किए? योद्धे गणराज्य का विनाश किसने किया? तो योद्धे गणराज्य का विनाश किया कुषाण शासक, कुषाण शासक कनिष्क ने। तो योद्धे गणराज्य संबंधित ये 4 प्रश्न आ सकते हैं कि योद्धे गणराज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। हाँ, ये औरंगाबाद पलवल पिछले वाली पुस्तक में लिखा है, ये गलती से प्रिंट हो गया था। नई वाली पुस्तक में हमने लिख दिया है बिल्कुल प्रकतनाक, नौरंगाबाद, भिवानी में। औरंगाबाद से गलत हो गया था। ठीक है? तो योद्धे गणराज्य का विनाश किसने किया? कुषाण शासक कनिष्क ने। क्लियर? तो 4 बातें योद्धे से होगी। योद्धे युद्ध प्रेमी है, जाटलैंड वाला क्षेत्र योद्धे गणराज्य के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, युधिष्ठिर योद्धे, उनके पुत्र से योद्धे गणराज्य पड़ा। इनकी मोहरे कहां पर मिली? प्रकतनाक, नौरंगाबाद, भिवानी, जो कि योद्धे गणराज्य की राजधानी थी। और इनके साचे कहां पर मिले? सिक्के डालने के साचे, ये मिले खोखराकोट, रोहतक। उनकी मोहरों पर क्या लिखा था? क्या अंकित था? योद्धंगणा बहुधान्यक। और उनका विनाश किसने किया? कुषाण शासक ने। क्लियर? ये हमारा पूरा हुआ भाई योद्धे गणराज्य। अगला आइए, अगला गणराज्य कुणिद।
कुणित गणराज्य किस क्षेत्र में था? कुणित गणराज्य हमारा यमुना बेल्ट में था। यमुना बेल्ट में मीन्स अंबाला, यमुनानगर, जगाधरी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है यमुना वाला बेल्ट, यहां पर कौन सा गणराज्य था? कुणित गणराज्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कुणित गणराज्य कहां पर था? कुणित गणराज्य अंबाला यमुनानगर वाले क्षेत्रों में। क्लियर? ये हमारा कौन सा था? कुणित गणराज्य। और कुणित गणराज्य के बारे में क्या आता है? एक प्रश्न और आता है, कुणित गणराज्य अर्जुनायन और योद्धे गणराज्य ने मिलकर एक युद्ध लड़ा था और उस युद्ध में कुषाण शासकों को हराया था। कुषाण शासकों से अपने यहां की काफी बार लड़ाई हुई थी। तो पहली लड़ाई में हमारे गणराज्यों ने मिलकर किसको हराया था? कुषाण शासकों को। परंतु अब जो है लास्ट में कुषाण शासकों ने ये हमारे यहाँ के जितने भी गणराज्य थे सभी को क्या कर दिया था? नष्ट। तो पेपर में आ जाए डॉक्टर अलकेश्वर ने ये जिक्र किया है कि कभी हम कुषाण वंश के साथ काफी लड़ाइयां हुई और पहली लड़ाई में हमारे गणराज्यों ने मिलकर किसको हराया था? कुषाण शासक को। परंतु बाद में कुषाण शासक में कनिष्क महाराजा ने हमारे यहाँ के सभी गणराज्यों को क्या कर दिया था? नष्ट। क्लियर? अब बात करते हैं भाई, हाँ भाई, जैसे इस उन्होंने क्वेश्चन पूछा सचिन पंडित जी ने कि काफी क्वेश्चन गलत है, वो मिस प्रिंट कभी एरर की वजह से रह जाते हैं। मैं आपको जो भी वहां पे गलत होगी यहां पर आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है? और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये हमारा था कुणित गणराज्य अंबाला यमुनानगर वाले क्षेत्र में। और दूसरा क्या बताया? कुषाणों के साथ इनका क्या हुआ? युद्ध। अगला गणराज्य, अगले गणराज्य में आइए। अगला गणराज्य अगर गणराज्य। अगर गणराज्य के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर गणराज्य की राजधानी थी अगरोहा। अगर गणराज्य की राजधानी थी अगरोहा। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में दो गणराज्यों का वर्णन है, एक इसका अगर गणराज्य का और एक इसका अर्जुनायन का। ये पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी क्या है? ये हमारी संस्कृत की व्याकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, संस्कृत की व्याकरण, आर्यंस की भाषा संस्कृत की व्याकरण किसने लिखी? वो लिखी पाणिनि ने, और उसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। तो हमारी ये फेमस बुक है। इन बुक में भी दो गणराज्यों का वर्णन है। कौन से गणराज्य का? अगर गणराज्य और अर्जुनायन गणराज्य। अगरोहा अगर गणराज्य की क्या थी? राजधानी थी। और बाद में इस गणराज्य का विनाश भी किसने किया? कुषाण शासकों ने। फिर बाद में कभी यहां पर राजा अग्रसेन हुए जिन्होंने दोबारा अगरोहा को बसाया। तो पेपर में आ जाए अगर गणराज्य की राजधानी अगरोहा का दूसरी बार विस्तार किसने किया? तो आंसर क्या आएगा? राजा अग्रसेन। राजा अग्रसेन, इन्हीं से अग्रवाल जाति वैश्य जाति का उद्गम है। तो राजा अग्रसेन वैश्य जाति के राजा रहे हैं। अगरोहा को दोबारा बसाने का श्रेय किसको जाता है? राजा अग्रसेन वैश्य जाति। क्लियर टू यू? पेपर में आता है अगर गणराज्य का जिक्र कहां पर मिलता है? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? हमारे यहां पर संस्कृत की क्या है? व्याकरण। क्लियर भाई? अब हम अगली बात करते हैं, हमारा लास्ट गणराज्य अर्जुनायन गणराज्य। अर्जुनायन गणराज्य हमारा राजस्थान वाले क्षेत्र के पास था। इसमें हमारा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, लोहारू ये बड़ा क्षेत्र आता है। नारनौल, अर्जुनायन गणराज्य। अर्जुनायन गणराज्य की मोहरों पर द्विशब्द है, द्विशब्द अंकित है। इनकी मोहरों पर क्या अंकित है? द्विशब्द। पेपर में आता है द्वि नामक शब्द किस गणराज्य की मोहरों पर अंकित है? तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? इस पर आपका आंसर आएगा अर्जुनायन गणराज्य, राजस्थान वाला गणराज्य। द्वि शब्द का अर्थ क्या है? द्वि शब्द का अर्थ है दो गणराज्य, अर्जुनायन प्लस योद्धे।
बहुत बार पेपर में पूछ सकता है क्वेश्चन कि द्वि शब्द किस गणराज्य की मोहरों पर अंकित है? अर्जुनायन गणराज्य। और द्वि शब्द का अर्थ क्या है? दो गणराज्य एक साथ, अर्जुनायन प्लस योद्धे। जैसा कि मैंने बताया था, इसका वर्णन भी पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी किसका, इस गणराज्य का भी वर्णन है। कौन से का? अर्जुनायन का। दो गणराज्यों का वर्णन है, अगर का और अर्जुनायन का। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जैसे मैंने कल बताई थी, हमारे यहाँ पर वेद टिपिकल संस्कृत में थे, तो उनको सिंपल लिखने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, इसीलिए ये संस्कृत की व्याकरण बिल्कुल टिपिकल थी। इसको सरल करने के लिए पतंजलि आचार्य ने एक पुस्तक लिखी, महाभाष्य। तो पेपर में आता है अष्टाध्यायी का सरल रूप क्या है? अष्टाध्यायी का सरल रूप क्या है? अष्टाध्यायी का सरल रूप आएगा महाभाष्य। और वो किसने लिखी? पतंजलि ने। क्लियर हो गई? तो पतंजलि कृत महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी का सरल रूप है। लिख लीजिए, पतंजलि कृत महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी का सरल रूप है। तो इन दोनों ही पुस्तकों में अगर गणराज्य और अर्जुनायन गणराज्य का वर्णन मिलता है। क्लियर हो? ये अब लिख लिया आपने सभी ने, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हम रिवाइज कर लेते हैं चारों के चारों गणराज्य जो हमने पढ़े हैं ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा योद्धे गणराज्य, युद्ध प्रेमी, युधिष्ठिर के पुत्र ने उसको बसाया। उसकी मोहरे और राजधानी कहां पर है? प्रकृतनाथ, नौरंगाबाद, भिवानी। उसके सिक्के डालने के साचे कहां पर मिले? खोखरा कोट, रोहतक। उसकी मोहरों पर क्या लिखा हुआ है? योदंगणा बहुधान्यक। उसके बाद हमने पढ़ाया कुणिद गणराज्य। कुणिद गणराज्य है यमुनावाड़ी बेल्ट, अंबाला कुरुक्षेत्र, करनाल, जगाधरी। कुणिद गणराज्य यहां पर फैला हुआ था और कुणिद गणराज्य में कुषाणों को एक बार हराया था सभी गणराज्यों ने मिलकर, डॉक्टर अलकेश्वर के अनुसार। परंतु सभी गणराज्यों का विनाश भी किसने किया था? कुषाण शासक कनिष्क ने। अब हम बात कर रहे हैं अगली बात, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, हम बताते हैं अर्जुनायन गणराज्य। अर्जुनायन गणराज्य आपका कहां पर है? रेवाड़ी वाले क्षेत्र में। अर्जुनायन गणराज्य की मोहरों पर क्या शब्द अंकित है? द्वि। तो पेपर में आता द्वि शब्द कौन से गणराज्य के ऊपर अंकित है? अर्जुनायन। और अर्जुनायन के ऊपर जो द्वि है उसका मतलब क्या है? अर्जुनायन प्लस योद्धे। क्लियर टू यू? और मैंने बताया अर्जुनायन गणराज्य का जिक्र पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी है और पतंजलि की महाभाष्य में भी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी हमारे संस्कृत की व्याकरण है और इसका सरल रूप पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य के तौर पर। लास्ट वाला गणराज्य मैंने बताया था अग्र गणराज्य, जिसकी राजधानी अग्रोवा थी। इस गणराज्य का विनाश भी कुषाण शासक ने कनिष्क ने किया था और बाद में इसको दोबारा बनाने का श्रेय राजा अग्रसेन को जाता है, जो वैश्य जाति के, अग्रवाल जाति के वंशज हैं, अब उनके क्या उदाहरक हैं, जहां से अग्रवाल जाति का उद्गम स्टार्ट हुआ है। ये हमारे गणराज्य थे, चारों के चारों गणराज्य। अब हम बात करते हैं महाजनपद काल में ही बुद्ध और जैन का जन्म हुआ था। तो बुद्ध और जैन से संबंधित हरियाणा में क्या साक्ष्य मिले हैं? सबसे पहले बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के हरियाणा में क्या साक्ष्य मिले हैं? पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप एक बात देखिए बेटा जी, जैसे अंकुश जी, सुमित शर्मा जी, अब आप पेपर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछो। अब आप अपनी बहस में लग रहे हो कि हरियाणा पुलिस की तैयारी करें क्या नहीं करें, कोई टॉपिक पूछोगे तो उसको डिटेल में तभी तो कराऊंगा मैं। यहाँ पर ध्यान दो भी, पढ़ाई बीजे वाले अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो बाद की बात है, यहाँ पे ध्यान दो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आएंगे। बौद्ध धर्म का हरियाणा में क्या साक्ष्य मिला है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दिव्यवदान। दिव्यवदान ग्रंथ जो बौद्ध धर्म का है, इसमें जिक्र मिलता है कि बौद्ध धर्म के दो सेंटर थे हरियाणा में, रोहतक व अग्रोवा। पहला साक्ष्य बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ का साक्ष्य मिलता है? दिव्यवदान का। दिव्यवदान में क्या मिलते हैं? रोहतक व अग्रोवा बौद्ध धर्म के दो सेंटर थे। अगला जो साक्ष्य मिलता है बौद्ध धर्म का, अगला साक्ष्य मिलता है विनय पिटक। विनय पिटक के अनुसार प्रसिद्ध वैद्य जीविक रोहतक से थे भाई। तो बौद्ध धर्म का दूसरा विनय पिटक जो है उसमें बताया कि रोहतक में प्रसिद्ध वैद्य जीविक रहते थे। अब किसी बच्चे ने भी ये नहीं पूछा, यहां पर आपकी प्रॉब्लम है कि भाई पिटक क्या है, कोई मुझे बताए पिटक क्या है। मैंने जो भी बोर्ड पे लिखा है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जो भैया सारी बात कर रहे थे, धमसदरा जी हरियाणा में फर्स्ट मुस्लिम वार कब हुआ,
ये सारी चीजें, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, रुचि सैनी जी, सुमित शर्मा, ये सारे बच्चे मुझे बताओ, मैंने ऊपर बोर्ड पे लिख दिया पिटक। पिटक का मतलब क्या है? किसी ने भी मेरे से नहीं पूछा। इसका मतलब आपको आता होगा, एक बार बताना मुझे पिटक का मतलब क्या है। पहले पिटक का वर्णन बताइए, पिटक का अर्थ क्या है, पिटक का शाब्दिक अर्थ, पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो बोर्ड पे मैं लिखता हूं उसको तो आप लोग सीरियस लेते ही नहीं, याद करने का मतलब नहीं है। यहां जीएस की क्लास में ईच एंड एवरी वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, वैसे ये मतलब इसका बौद्ध धर्म का कोई ग्रंथ ही नहीं है। तो रविराज ने कहा टोकरी, बिल्कुल ठीक है, क्या मतलब हुआ टोकरी से? अभिषेक एस घटना भी बहुत बात की, टोकरी बास्केट, बहुत अच्छी बात, शाबाश। अब ये बात है जो ये बच्चे ध्यान से दे रहे, सोनू भाटी एक्सीलेंट, अभिषेक घटाला एक्सीलेंट, इन बच्चों ने लेक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, शाबाश भाई, बिल्कुल अभिषेक घटाला जी, बहुत इंपॉर्टेंट, शाबाश। और जो बच्चे हैं वो ध्यान नहीं दे रहे। अब सुमित शर्मा लिखता है पत्रिका, इसका मतलब पत्रिका नहीं है शर्मा जी, ध्यान थोड़ा दो। निखिल विप्लयान कह रहे हैं बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख नहीं जी, ये शाब्दिक अर्थ इसका टोकरी, ध्यान से समझिए, शाबाश अभिषेक भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। पिटक का मतलब है टोकरी, टोकरी का मतलब है ज्ञान। बुद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अधिमम पिटक। कि बुद्ध की टोकरी, बुद्ध की ज्ञान की टोकरी। सुत पिटक में बता रखा है बुद्ध क्या है, बुद्ध का धर्म क्या है, बुद्ध का धर्म किस तरह है, बुद्ध का धर्म क्या चाहता है। विनय पिटक में कर रखा है बुद्ध धर्म के रूल, नियम, कि जो भी कोई बंदा बुद्ध धर्म को अपनाता है उनको किन रूलों को, किन नियमों का पालन करना होगा। अधिमम पिटक दिखाता है फिलोसफी ऑफ बुद्धा, कि अगर आप बुद्ध धर्म अपनाते हो तो आपके जीवन में क्या क्या चीजें आएंगी, बुद्ध धर्म अपनाने से क्या आपके जीवन में बदलाव आएंगे, बुद्ध धर्म क्या चाहता है कि आप कैसे इंसान बनो। ये है 3 पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अधिमम पिटक। अगर आप लोग बहस वगैरह ना करोगे तभी मैं आपको नेशनल जी के साथ ही साथ कराऊंगा, अदरवाइज तो हरियाणा जी की इतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो 3 चीजें होगी भाई आपकी, सुत पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अधिमम पिटक, ये 3 हो गए, 3 पिटक क्लियर हो गए भी आपको। तो इस विनय पिटक में हमारे यहां पर वैध जीविक, वैध जीविक रोहतक से मिले, वैध जीविक रोहतक से मिले, ये किसमें वर्णन है हमारा? विनय पिटक में। क्लियर हो भाई। अब हम बात करते हैं और हमारा क्या मिला, बुद्ध धर्म की मूर्तियां। बुद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं वो हमें कहां से मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्राह्मणवास रोहतक, ब्राह्मणवास रोहतक और औरंगाबाद भिवानी, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें बुद्ध धर्म की क्या मिली, मूर्तियां। तो बुद्ध धर्म की मूर्तियां कहां पर मिली भी? ब्राह्मणवास रोहतक। सुत पिटक का बताया रितु गैलैंड जी, सुत पिटक का मतलब है बुद्ध का धर्म, बुद्ध के धर्म का ज्ञान। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बुद्ध धर्म की मूर्तियां कहां पर मिली, ब्राह्मणवास रोहतक और औरंगाबाद भिवानी। तो हमारा ये बुद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। तो बुद्ध धर्म से रिगार्डिंग 3 चीजें हुई, दिव्य बदान में तो रोहतक और अगरवा बौद्ध धर्म के 2 केंद्र बताए, विनय पिटक में प्रसिद्ध वैद्य जीविक को रोहतक का बताया, और बुद्ध धर्म की मूर्तियां कहां पर मिली, ब्राह्मणवास रोहतक और औरंगाबाद भिवानी। ठीक है भाई। अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए भाई, जैन धर्म। जैन धर्म भाई, जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म का हरियाणा में कहां पर साक्ष्य मिला? जैन धर्म का हरियाणा में साक्ष्य, जैन धर्म की मूर्तियां हासी वैरणीला में मिली, हासी वैरणीला में जैन धर्म की मूर्तियां मिली, हासी वैरणीला में जैन धर्म की मूर्तियां मिली। और जैन धर्म का वर्णन हमें हरियाणा में भी जैन धर्म था, इसका वर्णन कहां पर मिलता है? जैन गुरु है भद्र भाऊ,
उनकी पुस्तक है कल्पसूत्र, और जैन गुरु है हेमचंद्र, उनकी पुस्तक है प्रष्टिपर्व। इन दो पुस्तकों से, कल्पसूत्र से और प्रष्टिपर्व से, हमें यह पता लगता है कि हरियाणा में जैन धर्म भी विद्यमान था। पेपर में आ जाए किन दो पुस्तकों से पता लगता है, कल्पसूत्र और प्रष्टिपर्व। कल्पसूत्र किसकी है, जैन गुरु भद्रबाहु की, और प्रष्टिपर्व किसकी है, जैन गुरु हेमचंद्र की। इन दो पुस्तकों से पता लगता है कि हरियाणा में जैन धर्म भी था। और दूसरा मैंने बताया जैन धर्म की मूर्तियां कहां पर मिली, रानीला और हासी। रानीला कहां है, रानीला भिवानी, हासी हिसार में। क्लियर टू यू, ये हमारे बुद्ध और जैन धर्म थे। अब कल जो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि उसमें राजवंश आ जाएंगे, और बीच में हिस्ट्री के एक दो लेक्चर्स करने के बाद किसी और टॉपिक को भी करा दिया जाएगा, ताकि बीच में एक ओवरऑल लेक्चर हो जाएगा जिसमें सारी हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। तो कल जो हम करेंगे, कल से डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा महाजनपद काल के दौरान हरियाणा और महाजनपद काल के दौरान बुद्ध और जैन के साक्ष्य। इनसे एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, हम इनको पढ़ते हैं। किसी के ऊपर डाउट हो तो बताइए भैया मुझे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम डायनेस्टी वगैरह पढ़ाएंगे। हाँ मंजीत दलाल जी, एक बार ये चरखी दादरी वाला पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये मेरे दिमाग में भी था। मैं इसको एक बार कंफर्म करूंगा कि रानीला चरखी दादरी में तो नहीं आता है अगली बार, या आपको कंफर्म करके बता दूंगा मंजीत दलाल जी। कोई रानीले वाला जो लड़का है लड़की हो, हमसे कंफर्म करके बताते हैं। चरखी दादरी में भी हो सकता है डेफिनेटली। अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। ठीक है, चलो भाई, आज के लिए धन्यवाद।